मेरे हिस्से का दुख। सब अपनी खुशी में मगन थे, पर रचना को मिठाई का मीठापन किसी जहर से कम नहीं लग रहा था। आंसू पलकों पर ऐसे अटके थे जैसे ओस की बूंदें पत्तों पर। फिर भी रचना कढ़ाई में पूरियां तलती जा रही थी। कढ़ाई के तेल के छींटों से ज़्यादा जख्म उसे लोगों के ठहाके दे रहे थे। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। रचना अपने आंसुओं को काबू कर एक जिंदा लाश सी रसोई के काम निपटा रही थी। सुमित्रा जी बेटी के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थीं। आखिर बेटी अपने बेटे की शादी के लिए माँ के घर न्योता जो देने आ रही है। 80 साल की उम्र में पहुंचकर भी सुमित्रा जी ने बेटी और बहू के अंतर को बनाए रखा। बुआ जी आ गई, बुआ जी आ गई कहकर शोर मचाती हुई रश्मि दादी के कमरे में दाखिल हुई। सुमित्रा जी तू 22 साल की हो गई, अब भी बच्चों की तरह शोर मचा रही है। जा माँ का हाथ बटा। रश्मि गुस्से से माँ के पास चली गई। रश्मि की बुआ अर्चना अपने पति के साथ पहुंची। माँ ने दोनों को आशीर्वाद दिया, फिर चाय नाश्ते के लिए रश्मि को आवाज़ लगाई। रश्मि माँ तुम ही जाओ। डांटने के लिए भी रश्मि चाहिए और काम करवाने के लिए भी। रचना जैसे सुन्न हो गई हो। रश्मि ने माँ का हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहा, माँ कहाँ खोई हो? बुआ जी आ गई हैं, दादी नाश्ता मंगवा रही है। रश्मि बेटा तुम चाय ले जाओ, मैं नाश्ता लाती हूँ। इतने में रश्मि की बुआ अर्चना जी रसोई में आ गई। भाभी के गले मिली। भाभी बहुत दुख हुआ आपके भाई के देहांत के बारे में सुनकर। रचना के आंसू जो जम गए थे मानो अर्चना के भाव की गर्मी से पिघलकर आंखों में उतर आए। अपनी ननद के गले मिलकर रचना खूब रोई। पीछे से सुमित्रा जी ने आवाज़ लगाई, रश्मि कहाँ रह गई? जमाई जी यहाँ आए बैठे हैं, नाश्ता बनने में कितनी देर लगेगी? रश्मि चाय नाश्ता रखकर आई। सुमित्रा जी दामाद जी आप चाय पियो, मैं अर्चना को लेकर आई। सुमित्रा जी ननद भाभी को यूँ देखकर गुस्सा हो गई। बहू तुझे कहा था ना, मेरी बेटी के घर की पहली शादी है, न्योतने आई है। भाई भाभी को इस शगुन के मौके पर अपने आंसू मत बहाना। अर्चना माँ तुम ये कैसी बात कर रही हो? भाई गया है उनका, दुख नहीं आएगा क्या? तुम 80 साल की उम्र में पहुंचकर भी ऐसी बातें कर रही हो। सुमित्रा जी तो क्या करूं बता, जाने वाले के साथ जाया थोड़ी जाता है। हो तो आई इसके साथ इसके मायके, 50 बरस का था, कोई जवान तो था नहीं। रचना चुपचाप बस आंसू बहा रही थी। अर्चना माँ भाई कितनी भी उम्र का हो, भाई होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं भी तो अपने भाई के घर आई हूँ। तुम कितनी खुशियाँ मना रही हो, उनका तो एक ही भाई था, उनके लिए खुशियाँ कौन मनाएगा? सुमित्रा जी बेटा तू बाहर चल, नाश्ता कर ले, दामाद जी क्या सोचेंगे? अर्चना दामाद जी को पता चला ना कि हमारे स्वागत के लिए तुम पकवान बनवा रही हो। बहू खड़ी रो रही है तो 1 मिनट नहीं रुकेंगे तुम्हारे दरवाजे। मैं तो सोच रही थी मेरी माँ बाकी सास जैसी नहीं। तुमने तो मुझे बहुत ही निराश कर दिया माँ। अगर मेरी सास भी ऐसा करे तो क्या करोगी तुम? मेरी बेटी भी ब्याह के लायक हो गई, उसे ऐसी सास मिलेगी तो ना ना, मैं तुम्हारे पाप की हिस्सेदार नहीं हूँ माँ। सुमित्रा जी अरे बेटा माफ़ कर दे। अच्छा चल तू ही बता क्या करूँ? इसका भाई तो वापस ला नहीं सकती, इस उम्र में काम भी नहीं होते कि काम खुद कर लूँ। अर्चना माँ किसी के दुख में शामिल होना ही उसके दुख की दवा है, दुख बांटने से बट जाता है। तुमने तो हद ही कर दी, इतने पकवान मिठाइयाँ क्या ज़रूरत थी? रचना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, रहने दो दीदी, जाने वाला तो चला गया, मेरा दुख आपकी खुशियों के बीच क्यों आए? चलो नाश्ता कर लो। अर्चना नहीं भाभी, मायका ही तो बेटी के दिल की ठंडक होता है। अगर मायके में कोई दुख हो तो 56 भोग भी कड़वे लगते हैं।
अगर हम आपके दुख को नहीं समझेंगे तो क्या फ़ायदा रिश्तों के बोझ को ढोने का जो दुख में कंधा भी ना दे सके। सुमित्रा जी, बहू माफ़ कर दे, तुझे तैयार होकर पकवान बनाने को कह दिया। तू चिंता ना कर, हर जख्म भर जाता है। रचना, माँ जी, जीना मरना इंसान के हाथ में नहीं, पर अपनों के जाने का दर्द हमेशा रहता है। उनके जाने का दर्द का जख्म किसी अपने के प्यार से भरता है। यूँ बहू के मायके के दुख को ससुराल की खुशियों से छोटा समझकर बहू को जबरदस्ती खुशी मनाने के लिए मजबूर करने से वो जख्म हरा होता है, भरता नहीं है। अर्चना, भाभी मैं माफ़ी मांगती हूँ। इस उम्र में आकर तो माँ की बुद्धि ही काम करना बंद कर गई है। रचना, नहीं दीदी, बुद्धि तो सब में होती है, बस भाव मर जाते हैं। हमारे दुख में दुखी वही होता है जो हमें अपना समझे। भाई के जाने का दुख है ही, उससे ज़्यादा ये दुख है कि शादी के 20 साल बाद भी बहू अपने मायके के दुख में दुखी होने का हक भी नहीं रखती। उसे ना चाहते हुए भी ससुराल की खुशियों में शामिल होना पड़ता है। सुमित्रा, बहू माफ़ कर दे, तू मेरी बेटी है। मैं ही मूर्ख हूँ जो दुनिया के बेफालतू के रिवाजों को ढो रही हूँ। ऐसा ना सोच बेटा, ये घर तेरा है, तेरा दुख मेरा भी है। रचना सासू माँ के गले मिलकर खूब रोई। इतने में रश्मि आई। बुआ जी, फूफा जी बाहर इंतजार कर रहे हैं सबका। सब बाहर गए। रचना, नमस्ते नंदोई जी। नंदोई, नमस्ते। आपके भाई के बारे में सुनकर दुख हुआ। आप चिंता ना करें, मुझे अपने भाई जैसा ही समझे। मैंने अर्चना को इसलिए पहले ही बोल दिया था कि सिर्फ नाश्ता करेंगे और न्योता देने के साथ साथ आपका थोड़ा दुख भी बांट लेंगे। रचना की आंखों में फिर आंसू छलक आए, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अरे नहीं, खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगी। आप बैठो, आप जैसे नंदोई भगवान सबको दे। चलो दीदी, आप भी चाय पियो। सब मिलकर चाय पीने लगें। दोस्तों, उम्र चाहे कोई भी हो, अपनों के जाने का गम उतना ही दर्द देता है। जब कोई दुख बांटने वाला ना हो तो वो दर्द घाव बनकर हमेशा रिश्तों के बीच रहता है। बहू जब अपना घर मानकर हर छोटी से छोटी खुशी भी मनाती है, तो क्यों बहू के मायके का दुख छोटा माना जाता है? क्या बहू का दुख सिर्फ उसी के हिस्से का है? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।